ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 91 साल बाद एक बड़ा बदलाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में देखने को मिला है। जो हाफ पैंट अब तक एक पोशाक के तौर पर, एक यूनिफॉर्म के तौर पर देखी जा रही थी, वो अब फुल पैंट की हो जाएगी। भूरी रंग की फुल पैंट पहनी जाएगी। ये जो बदलाव निकलकर सामने आया, भैया जोशी ने इसका ऐलान किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद राजनीतिक घमासान और चुटकियां लेने का सिलसिला भी चल पड़ा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे इस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 91 साल पुराने इतिहास में बड़ा बदलाव हुआ है। अब स्वयंसेवक खाकी हाफ पैंट में नहीं, बल्कि भूरे रंग की फुल पैंट में नजर आएंगे। दशकों से आरएसएस की पहचान रहे खाकी हाफ पैंट को बदलने को लेकर बीते कई सालों से संघ के अंदर मंथन चल रहा था, लेकिन आखिरकार नागपुर में आयोजित संघ की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय सालाना बैठक में यह फैसला लिया गया। वर्षों पुराने गणवेश के बदलाव को समय के साथ और समाज की जरूरत के हिसाब से लिया गया फैसला बताया जा रहा है। इस बार एकदम ध्यान में आएगा, ऐसा एक मेजर परिवर्तन आया है कि जो ध्यान में आता है। हमने परिवर्तन तो छोटे छोटे हमेशा होते रहते हैं, हम समाज के साथ चलने वाले लोग हैं। बहुतों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि भूरा रंग ही आखिर क्यों चुना, जबकि संघ को हमेशा से भगवा रंग से जोड़कर देखा गया है। तो कोई कलर चुनने का कोई कारण नहीं है। हाँ, अगर भगवा चुनते तो शायद आपके प्रश्न को कुछ अर्थ होता कि आपने भगवा क्यों चुना है, तो मैं बताता कुछ। पर ऐसा है, इस प्रकार की कोई विशेष कारण कुछ नहीं। एक रंग बदलना है, एक शेप बदलना है, तो हमने बदला है। बाकी उसमें कोई साइंटिफिक विचार किया है वगैरह ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल ये भी उठना लाजमी है कि 91 साल बाद आखिर गणवेश बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो हमने इस बार खाकी शॉर्ट, जिसको खाकी हाफ पैंट कह सकते हैं, उसकी जगह पर एक ब्राउन कलर की फुल पैंट को हमने अपने गणवेश का हिस्सा बनाया है। अब सामान्य जीवन में अब फुल पैंट चलती है तो हमने उसको स्वीकार किया। अब समाज के साथ चलने वाले लोग हैं। संघ की बढ़ती शाखाएं और युवाओं में संघ के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए नई ड्रेस का प्रोजेक्ट काफी बड़ा होगा। कितनी ड्रेस की होगी जरूरत? संघ की देश भर में 50,000 शाखाएं हैं। हर शाखा में 10 स्वयंसेवक हैं। ऐसे में 5 लाख नई ड्रेस की जरूरत होगी। कब कब हुए ड्रेस कोड में बदलाव? संघ के गठन के वक्त साल 1925 से लेकर 1939 तक संघ की ड्रेस पूरी तरह से खाकी थी। 1940 में व्हाइट फुल स्लीव्स वाली शर्ट लागू की गई। 1973 में लेदर शूज की जगह लॉन्ग बूट शामिल किए गए। हालांकि रैक्सीन के शूज का भी ऑप्शन रखा गया था। 2010 में लेदर बेल्ट की जगह कैनवास बेल्ट लाया गया। साल 1925 में संघ की स्थापना के बाद से ढीला ढाला खाकी निक्कर संगठन की पहचान बन गया था, लेकिन 91 साल बाद हुए इस बड़े बदलाव ने देश और दुनिया को संदेश दिया है कि संघ की पहचान ढीला ढाला खाकी निक्कर नहीं, बल्कि उसकी सोच है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। समय के साथ साथ इस संगठन में कई बदलाव भी होते रहे। 1939 में इस संगठन की वर्दी में सफ़ेद रंग की शर्ट को जोड़ा गया और कल जिस तरह से राजस्थान के नागौर में सरसंघ कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने नई ड्रेस कोड का ऐलान किया, जिसमें सफ़ेद रंग की शर्ट, भूरे रंग की फुल पैंट, काले रंग की टोपी, चमड़े का जूता और एक हाथ में दंड भी दिया गया है। इस नई ड्रेस कोड से अब आरएसएस के संगठन में कितने बदलाव आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इससे पहले सन 2010 में भी ड्रेस की बदलने के लिए एक सहमति बनी थी, लेकिन उस बात को 2015 तक के लिए टाल दिया गया था। कैमरा पर्सन कालीकांत झा के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तब कोई बड़ा जब बदलाव होता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। और जब संघ में बदलाव हुआ है तो कांग्रेस का बोलना तो लाजमी था। प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस की ओर से क्या कुछ कहा इस पूरे बदलाव पर, वो भी सुनिए। 2 साल में मोदी सरकार जी की कोई उपलब्धि नहीं थी। एक तो हुई हाफ पैंट से आरएसएस फुल पैंट पे आई। क्यों आई? क्या इस पर भी कुछ प्रभाव है मोदी जी के ड्रेस सेंस का, या जिस तरह महंगे सूट उन्होंने 10 लाख के पहने थे उसका कुछ प्रभाव पड़ा नए फैशन का? पर ये उनके संगठन का अंदरूनी मामला है, वो हाफ पैंट पहने या फुल पैंट पहने। हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि देश में भाईचारे का माहौल न बिगाड़े, शांति रहे, अमन रहे। तो जितनी खुशी इनके चेहरे पर दिख रही थी, उससे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा खुश यही है कि बदलाव हुआ है। फुल पैंट पहने, हाफ पैंट पहने करते हुए नजर आए प्रमोद तिवारी। आरएसएस के विचारक डॉक्टर अरुण भगत साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुण साहब, स्वागत है आपका
हमारे इस खास कार्यक्रम में संघ में। तो अरुण जी, सीधा सवाल मेरा जो आपसे ये है, कांग्रेस अब प्रतिक्रिया दे रही है कि आपने ये पूरा जो बदलाव किया है वो न जाने किस प्रभाव में किया है। आखिर क्या आप लोग उस प्रभाव में आ गए कि युवा पीढ़ी को रिझाने के लिए आपने ये पूरा बदलाव किया, या फिर नरेंद्र मोदी के नए सूट को लेकर आपने उस प्रभाव में आकर आपने बदलाव किया? किस प्रभाव में आकर बदलाव किया है, जरा कांग्रेस को अगर आप बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि अभी मैं सुन रहा था प्रमोद जी को, जी। तो उन्होंने एक बात कही कि भाईचारा। हाँ। तो क्या भाईचारा का मतलब यह है, उनसे पूछना चाहिए कि क्या भाईचारा का ये मतलब है कि हिंदू विरोध और हिंदू को प्रताड़ित करना, ये भाईचारा का मतलब है? शायद भाईचारा उनका का मतलब यही होता है, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन उनका मतलब यही हो जाता है। जब अखलाक की हत्या होती है तब वो बोलने लगते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटॉलरेंस आ गया है, लेकिन जब सुजीत की हत्या होती है तब वो कुछ नहीं बोलते, और इसीलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या प्रभाव रहा, किस प्रभाव में आकर आपने बदलाव किया, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका कोई जवाब अगर आप दें। बदलाव की जो प्रक्रिया है ये सामान्य प्रक्रिया है। हाँ। और इसका कोई वैचारिक प्रतिबद्धता से या उससे कोई मतलब नहीं है, सामान्य सी प्रक्रिया है। और छोटे मोटे बदलाव तो शुरू से ही होते रहे हैं। लेकिन ये और छोटा ऐसी बदलाव नहीं है अरुण साहब, ये छोटा बदलाव नहीं है। 91 साल बाद गणवेश बदला है, और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 91 साल बाद आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आपको बदलना पड़ा। इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये इतना बड़ा कोई बदलाव नहीं है, ये सामान्य सी प्रक्रिया है बदलाव की। और हम जो भी वस्त्र पहनते हैं वो सुविधा के हिसाब से पहनते हैं। और सुविधा अगर आज की स्थिति में यह है कि हम हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहने, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है उनको? मुझे लगता है कि ये सभी जो कम्युनिस्ट विचारधारा के और जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, उनके कारण ये सारी परेशानियां हो रही है। और वो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। और मुझे लग रहा है कि केवल संघ को बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। अरुण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस की ओर से अशोक सक्सेना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे भी जरा इस पर टिप्पणी ले लेते हैं। अशोक जी, क्या आप कहेंगे? प्रमोद तिवारी कांग्रेस की ओर से कह रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सूट के प्रभाव में आकर ये बदला गया है, या फिर जो युवा पीढ़ी है उसको रिझाने के प्रभाव में आकर ये बदला गया है। आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस का ये स्टैंड है, अगर कोई बदलाव आता है तो उसमें दिक्कत क्या है? अशोक जी संघ में अगर कोई बदलाव आता है तो दिक्कत क्या है? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं इसके प्रभाव में आके बदला, उसके प्रभाव में आके बदला, अगर उनको बदलना है तो उसमें दिक्कत क्या है? ऐसा है कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो बात कही है लगभग सही बात कही है। हाँ। और वो बात सटीक भी 2 साल में बैठ रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाषा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भाषा लगभग एक जैसी है। जैसे कि विभिन्न मुद्दों पर पिछले दिनों जो भी संसद में चर्चा पर चर्चा हुई, समाज में हुई, देश में हुई, तो उसमें लगा कि कहीं न कहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गाइडलाइन से माननीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। तब तो अशोक जी एक मिनट मेरा काउंटर सुनिए। आपने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गाइडलाइन से चल रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने बदलाव किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बदलाव किया है। तो अगर गाइडलाइन से नरेंद्र मोदी चल रहे हैं तो उसके प्रभाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक में बदलाव कैसे आ सकता है, संघ में कैसे बदलाव आ सकता है, ये आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि बदलाव कपड़ों से नहीं होगा। बदलाव तो जब होगा तो मन से होगा। और जिस देश में जो हमारी अद्भुत विविधताएं हैं, देश भरा जो हमारा देश जो है, जो जिस तरीके से हमारे देश की संरचना है, उस संरचना के हिसाब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदलना ही पड़ेगा। अपने कपड़े भी बदलना पड़ेगा, अपना मन भी बदलना पड़ेगा, अपने दिल की बातों को भी बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये चीज आप नोट कर लीजिए कि इस देश में अशोक जी आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता धर्मपाल जी भी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले अरुण भगत साहब, आपने सुना किस तरह से अशोक सक्सेना ने ये कहा कि आपको बदलना पड़ेगा, आपने नहीं बदला तो कांग्रेस ये कह रही है कि आपको बदलना पड़ेगा। क्या आप कांग्रेस के कहने से आप बदलाव लाएंगे? इस पर अगर आप जवाब दे दें तो फिर मैं धर्मपाल जी के पास जाऊंगा, बीजेपी की ओर से जो जुड़े हैं। अरुण जी, कोई कांग्रेस में अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई दूसरे आदमी भी बैठ सकते हैं क्या? हाँ। एक परिवार का कब्जा है कांग्रेस का, एक परिवार का, नेहरू परिवार का कब्जा है कांग्रेस पर।
उसमें बदलाव संभव है क्या? क्या जमीन से जुड़ा हुआ कोई चाय बेचने वाला कांग्रेस में अध्यक्ष हो सकता है? पूछिए उनसे। बिल्कुल, उनकी ये बोल ये बंद हो ये तो जाएगी। सवाल है ही और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। धर्मपाल जी, जिस तरह से संघ की ओर से अरुण भगत साहब ये कह रहे हैं कि बदलाव हमने अगर किया है तो उसमें दिक्कत क्या है? बदलाव एक तरह से नियम है जो बदलता जाता है और उसके बाद वक्त के हिसाब से बदलना होता है, इसलिए बदलाव किया गया। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बदलाव मोदी के प्रभाव में आकर किया गया है, युवाओं को रिझाने के प्रभाव में आकर किया गया है। आपका क्या मानना है, आखिर ये बदलाव कैसे आया? 91 साल बाद गणवेश बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। धर्मपाल जी जी। देश का राष्ट्रभक्त संगठन है, समाज देश राष्ट्र का चिंतन करने वाला संगठन है। इस पर टिप्पणी करना निराधार है और जो टिप्पणी कर रहे हैं उनकी मानसिकता ठीक नहीं है और ये अपना विशेष अधिकार है। हम किस तरीके की ड्रेस रखेंगे इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिर आपत्ति क्यों हो रही है? आखिर ये आपत्ति जो सामने आ रही है इसका जवाब कहीं से सामने आएगा? कोई ये बताएगा कि आखिर ये क्यों निकलकर सामने आ रहा है, क्यों कांग्रेस पूछ रहा है? राजीव त्यागी जी कांग्रेस की ओर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजीव जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम गणवेश की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म बदला है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? कांग्रेस के प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आकर ये गणवेश बदला गया है। आप क्या मानते हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि प्रभाव में आकर बदला है या फिर ये उनका अपना अधिकार है बदलने का? राजीव जी। राजीव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, राजीव जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अशोक सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धर्मपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो संघ का इतिहास क्या है? क्योंकि गणवेश बदला गया है, यूनिफॉर्म बदला गया है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन संघ का इतिहास क्या रहा? किस तरह से संघ आगे आया और आज संघ सबसे मजबूत संगठन के तौर पर, गैर राजनीतिक संगठन, इस पर ध्यान दीजिएगा, गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर सबसे आगे खड़ा है। एक रिपोर्ट देखिए। सालों से लगातार देश की सेवा कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 91 साल का हो चुका है। 9 दशक पुराने संघ की स्थापना 1925 में दशहरे के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इन सालों में संघ ने न जाने कितनी आलोचनाएं सही। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना की गई होगी, वो भी बिना किसी आधार के। संघ पर लगा हर आरोप आखिर में पूरी तरह गढ़ा हुआ और झूठा साबित हुआ है। कोई शक नहीं है कि आज भी कई लोग संघ की भूमिका को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ जरूरत है इतिहास को जानने की। बात आज़ादी के वक्त की करें तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय ब्रिटिश राज से लोहा लेने के लिए कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों का जन्म हुआ। कुछ संगठनों का अस्तित्व समय के साथ फीका पड़ता गया तो कुछ समय के साथ अपनी शख्सियत को और मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ऐसा ही एक गैर राजनीतिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने पिछले 91 सालों से देश के अलग अलग कोनों में खुद को सक्रिय बनाए रखा है और आज देश में इसकी 50,000 शाखाएं हैं, 27,000 से ज़्यादा एकल विद्यालय और 50 लाख से ज़्यादा लोग इसमें कार्यरत हैं। आरएसएस की स्थापना के पीछे डॉक्टर केशव बलिराम का उद्देश्य था कि वो हिंदू समाज की नींव को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत बना सके। इसके लिए उस समय स्वर्ण ब्राह्मण जाति के ऐसे लोगों को साथ जोड़ा गया जो निस्वार्थ अपने राष्ट्र और धर्म के लिए सेवा भाव रखते थे और आज भी इस संगठन का चालन इसी रूपरेखा पर चल रहा है। इसके अलावा आरएसएस की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश राज को खत्म करना था। आरएसएस के मुख्य कार्यकर्ता के रूप में अब तक कई सरसंघ चालक कार्यरत रह चुके हैं। सन 1940 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के निधन के बाद सन 1940 से लेकर 1973 में माधव सदाशिव गोवलेकर, सन 1940 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के निधन के बाद सन 1940 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के निधन के बाद सन 1940 से लेकर
सन 1973 में अपने अंतिम दिनों तक माधव, सदाशिव, गोलव, लकर सर संघचालक के रूप में कार्यरत रहे। इन्हें ज्यादातर गुरुजी के नाम से संबोधित किया जाता था। गुरुजी के निधन के बाद संघ के मुखिया मधुकर दत्तात्रेय देवरस 1973 से 93, राजेंद्र सिंह 1993 से लेकर 2000, के.एम. सुदर्शन और फिलहाल 2009 से संघ के सर संघचालक के रूप में मोहन भागवत सेवा दे रहे हैं। 91 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार साहब ने पहली बार संघ की स्थापना की थी। दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसकी इतनी आलोचना की गई है, वो भी बिना किसी आधार के। संघ पर लगा हर आरोप पूरी तरह से गलत साबित होते आ रहा है। देश के किसी भी हिस्से में आई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन में फंसे लोगों की संघ के स्वयंसेवकों ने जाकर मदद की है। बड़ा सवाल यह उठता है कि इस सामाजिक संगठन को अपने राजनीतिक फायदा के लिए क्यों बार बार निशाने पर लिया जाता है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह से पूरा योगदान रहा है और किस तरह से संघ ने हमेशा से इस देश की सारी बदलती आर्थिक व्यवस्था में, बदलती राजनीतिक व्यवस्था में और तमाम सामाजिक स्थितियों में अपना योगदान निभाया। किन किन क्षेत्रों में योगदान रहा संघ का, वो भी देखिए। संघ के स्वयंसेवकों ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर रखी। ये काम न नेहरू माउंटबेटन सरकार कर रही थी, न हरि सिंह सरकार। उसी समय जब पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों ने कश्मीर की सीमा लांघने की कोशिश की तो सैनिकों के साथ कई स्वयंसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए लड़ाई में प्राण दिए। संघ के योगदान को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू को 1963 में 26 जनवरी की परेड में संघ को शामिल होने का निमंत्रण देना पड़ा। परेड करने वालों को आज भी महीनों की तैयारी करनी होती है, लेकिन मात्र 2 दिन पहले मिले निमंत्रण पर 3500 स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित हो गए। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह विलय का फैसला नहीं कर पा रहे थे और पाकिस्तानी सेना सीमा में घुसती जा रही थी। तब नेहरू सरकार तो हम क्या करें वाली मुद्रा में, लेकिन सरदार पटेल ने गुरु गोलवालकर से मदद मांगी, जिसके बाद महाराजा ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र का प्रस्ताव दिल्ली भेजा। 1965 युद्ध के दौरान घायल जवानों के लिए सबसे पहले रक्तदान करने वाले भी संघ के स्वयंसेवक थे। कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया था। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के खिलाफ पोस्टर सड़कों पर चिपकाना, जनता को सूचनाएं देना और जेलों में बंद विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नेताओं के बीच संवाद सूत्र का काम संघ कार्यकर्ताओं ने संभाला। जब लगभग सारे ही नेता जेलों में बंद थे, तब सारे दलों का विलय कराकर जनता पार्टी का गठन करवाने की कोशिशें संघ की ही मदद से चल सकी थी। 1955 में बना भारतीय मजदूर संघ शायद विश्व का पहला ऐसा मजदूर आंदोलन था जो विध्वंस के बजाय निर्माण की धारणा पर चलता था। कारखानों में विश्वकर्मा जयंती का चलन भारतीय मजदूर संघ ने ही शुरू किया था। आज ये विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण और रचनात्मक मजदूर संगठन है। संघ की संस्था अकेला सेवा भारती देश भर के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में सेवा के 1 लाख से ज्यादा काम कर रहा है। लगभग 35,000 एकल विद्यालयों में 10 लाख से ज्यादा छात्र अपना जीवन संवार रहे हैं। सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद से अनाथ हुए 57 बच्चों को गोद लिया, जिनमें 38 मुस्लिम और 19 हिंदू बच्चे हैं। 1971 में ओडिशा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा तक संघ ने राहत और बचाव का काम हमेशा सबसे आगे आकर किया है। तो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना था कि बदलाव आज नहीं हुआ है। 91 साल बाद सिर्फ गणवेश बदला है। विचारधारा पहले से बदलती गई, समाज के अनुरूप वो आगे बढ़ती गई और योगदान भी संघ का लगातार देखने को मिला। फिलहाल इस खास कार्यक्रम इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।